नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 19 ऑफ द दिसंबर 2025 और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज आती है, 900 मिलियन पीपल विल हैव डायबिटीज बाय 2050, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नीडेड टू स्लो प्रोग्रेशन। याद रखना, जो डायबिटीज है बेसिकली, ठीक है। अब आप कहोगे सर डायबिटीज जो है वो तो सिर्फ मीठा खाने से होती है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ होने के बहुत से रीज़न होते हैं। स्ट्रेस भी होता है ना, आप अनहेल्दी खाना खा रहे होते हो, एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो बनना बंद हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा बढ़ जाती है शुगर, कम बन रहा है तो शुगर कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैक्सिमम केसेस में जो डायबिटीज़ के केस निकल के आते हैं उसमें होता क्या है, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसी हो चुकी है, सभी मोबाइल पे टाइम पास कर रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, गेम भी खेलना है तो मोबाइल में ही खेलना है, ठीक है? एवरीथिंग इज़ ऑन योर मोबाइल। तो वो भी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि आप घंटों तक बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, या फिर आप सिर्फ स्टैंडिंग है ना, आपकी जो भी ऐसी है, तो उस केस में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो जानी है। और डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ तक लिमिटेड नहीं होती है। इसके साथ-साथ बहुत सारे डेंजर्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। धीरे-धीरे किसी का लीवर ख़त्म होने लगता है। फिर द एट द फाइनल स्टेज दे विल गेट टू नो कि यार डायबिटीज़ हुआ था, बिकॉज़ ऑफ द डायबिटीज़ लीवर ख़राब हो चुका है। ठीक है, लीवर डैमेज हो चुका है। बिकॉज़ ऑफ द डायबिटीज़ उनके लंग्स ख़राब हो चुके हैं। बिकॉज़ ऑफ द डायबिटीज़ उनके शरीर में हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है? तो आपने देखा होगा 20-20, 25-25, 35-35 साल के जो यूथ हैं बेसिकली, वो जिम जा रहे होते हैं, सुबह शाम अच्छी बॉडी होती है, लेकिन अचानक से क्या होता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होती है, आप नहीं कह सकते ओबेस है, क्योंकि ओबेस पीपल होंगे, मोटापे का शिकार होंगे, डेफिनेटली उनमें डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बट इफ़ समवन इज़ रेगुलरली इन फिजिकल एक्टिविटीज़, देन कहाँ से हो सकता है? बट हाँ, उनमें भी होता है। तो ही जो शुगर होती है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं होने के। डिप्रेशन हो जाता है, माइट भी आप बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिव रह रहे हो बट आपका डिप्रेशन का शिकार हो आप, समझ गए। तो बहुत सारे रीजंस है, बट ये आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो डायबिटीज़ है, जो एक साइलेंट किलर माना जाता है, वो डायबिटीज़ के जो केस है भारत में आने वाले टाइम में 2050 तक लगभग 900 मिलियन लोगों को डायबिटीज हो जाएगी। और अगर आज की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में, वर्ल्ड में कैपिटल ऑफ डायबिटीज किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया को ही कहा जाता है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस इंडिया में है। ऑल्दो अगर वैसे देखोगे तो पहले नंबर पे चाइना आता है, ठीक है, और चाइना के बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे इंडिया। बट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो निकालोगे तो इंडिया सबसे आगे निकल रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज के टाइम पर जो फास्ट फूड आ चुका है ना, सब कुछ में फास्ट फूड है। अब मैं कई बार कहता हूँ कि बिफोर एलपीजी, है ना, मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बिफोर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर आप जाओगे तो कुछ नहीं था भारत में, कोई डिजीज नहीं मिलेगी पहले के लोगों में, उससे पहले के लोगों में मोस्टली सब सही मिलेंगे, क्योंकि खाना ही अच्छा था। बाद में धीरे धीरे हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिए, हमने सबको अलाउ कर दिया, इवन फास्ट फूड और ये सब इंडस्ट्रीज भारत में आ गई। और उसके बाद तो आप जानते हो एफएसएसएआई जो इसके लिए काम करता है ना, एफएसएसएआई उसकी का टाइम टू टाइम जब वो रेट डालता रहता है तो पता चलता है किसी होटल में ये एक्सेसिव है, किसी में आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा मिला रखा है, किसी बच्चों के जो नेस्ले का जो मिल्क आता है बच्चों का, लास्ट ईयर आपने देखा होगा, उसमें भी इतना स्वीट बना रखा था, उसे इतना उसमें आर्टिफिशियल से शुगर डाल रखा था कि उस बेबी को, उस बच्चे को कहो चाहे हो या ना हो, उसको 4-5 साल के बाद डेफिनेटली उसे शुगर हो जानी है, उसे डायबिटीज़ हो जानी है। तो इन केस में कैसे बचा जाए, बस उसी के ऊपर आज का ये आर्टिकल टिका हुआ है कि कैसे हम दुनिया में भारत को डायबिटीज़ का सेंटर होने से रोक सकते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है। इन 2050 while China and India will maintain their top positions on the table, it is projected that Pakistan will climb to the third slot, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ जाएगा। डायबिटीज इट इज अ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, याद रखना ये एनसीडी होती है, ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, ठीक है, ये एक दूसरे से फैलती नहीं, बट ये आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करती है। वेयर द पेनक्रियाज स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंसुलिन जो होता है वो आपकी बॉडी से निकलना बंद हो जाता है या एक्सेसिव निकलना लग जाता है, जो भी होता है, ठीक है। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स ब्लड शुगर। When insulin does not work properly, blood sugar rises causing hyperglycemia। तो क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। कन्वर्सली टू मच इंसुलिन कैन कोज
हाइपोग्लाइसेमिया। तो याद रखना ज़्यादा है, ठीक है, आपका इंसुलिन तो क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ज़्यादा है तो उसे हाइपर ग्लाइसेमिया कह दिया जाता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। In its projections for 2050, the 11th edition of the International Diabetes Federation's Diabetes Atlas has calculated that from around 500 million people living with diabetes in 2024, the number will grow to nearly 900 million people between the ages of 20 and 79. सबसे ज़्यादा जो लोग उसमें आने वाले हैं वो कौन से हैं, 20 और 79 ईयर के बीच में। पब्लिशिंग द की रिजल्ट्स, वही सब डाटा है, जस्ट है ना, दैट फिगर वाज 11.11%, ठीक है, जो कि 580 मिलियन था, अभी बढ़ चुका है। As per their projections, diabetes will affect 12.96% of the population, over 850 million people in 2050. In the paper, ठीक है, and other researchers says as the diabetes epidemic has continued unchecked since the turn of the millennium, stronger efforts are needed to slow down progression. A total of 210 countries and 5 territories were included in the study. ठीक है, तो उससे डाटा निकल के आता है। दो तरह की डायबिटीज़ होती है, ध्यान रखना। जैसे जब टीबी की बात चल रही थी तो हमने डिस्कस किया था टीबी के बारे में, तो सिमिलरली याद रखना यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे। टाइप 1 क्या होता है, autoimmune destruction of insulin producing cells requiring daily insulin mostly affects children and the young adults. ये तो या तो यंग में होगा या चिल्ड्रन में हो जाता है, जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है इंसुलिन का, ठीक है। टाइप 2 होते हैं बॉडी रेजिस्ट इंसुलिन और डज नॉट प्रोड्यूस इनफ, लिंक टू द ओवरवेट, ठीक है, इनएक्टिविटी एंड जेनेटिक्स। ये तीन सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और 95% जो डायबिटीज़ के केस होते हैं ना, वो टाइप 2 के ही होते हैं। या तो आप ओवरवेट हो, या फिर आप इनएक्टिव हो, या फिर आपकी जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम चली आ रही है, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यू कैन कंट्रोल डायबिटीज़ बाय रेगुलर टेस्ट, है ना, याद रखना। साल में कम से कम एक बार, अगर 6 महीने में पॉसिबल ना हो तो आपको अपना ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, है ना, आपका लीवर टेस्ट, लिवर फंक्शनिंग जो भी टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट एटलीस्ट करवा लेने चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे तो उसको आने से पहले रोक दिया जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप जानते हो, और यहाँ पर वो लागू होता है। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, मस्ट है। आप डेफिनेटली फिजिकल एक्सरसाइज करिए। किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली उसे दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। सभी के लिए बात कही जा रही है। इंडिया इज नोन एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वही सब डाटा जो हमने देखा, ठीक है। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा उसमें रिस्पॉन्सिबल है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, है ना, ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल फैट, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या डिजीज़ हो जाती हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है, हार्ट अटैक की समस्या प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी फेल हो जाती हैं, विजन लॉस, है ना, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया तो, है ना, नर्व डैमेज हो जाती हैं, न्यूरोपैथी, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, ये सब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, इससे हमें बचना है। बस ये आर्टिकल उसी पे फोकस कर रहा है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है, इवन दो एक मेडिसिन भी आई है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है टाइप 2 के लिए, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहा है किसमें, फैट लॉस में भी। तो वो आजकल मार्केट में भी है। आई थिंक हाँ, इंडियन जो आईसीएमआर है उसने भी रिकमेंड कर दिया है कि भारत के मार्केट में भी वो मिल सकती है इजीली, ठीक है। उसकी डोजेज लिमिटेड रहेंगी। वो डायबिटीज़ टाइप 2 को भी कंट्रोल करेगा, साथ के साथ फैट लॉस में भी। तो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे, वो जो एकदम से स्लिम हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दे आर यूजिंग जस्ट दैट डायबिटिक क्योर, ठीक है, वो साथ में चल रहा है। नेक्स्ट है, बंगाल टू नेम जॉब स्कीम आफ्टर गांधी। देखो, अभी कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें गारंटी थी 100 डेज के वर्क की, आप जाकर मांग सकते थे। डिमांड ड्रिवन जॉब थी कि भाई मुझे जॉब चाहिए तो मिलेगी। अब इस जॉब को नया जो कानून आया, नया जो एक्ट लाया गया अभी, है ना, जीबी रामजी, उसमें इसको सप्लाई ड्रिवन बना दिया गया कि सरकार कहेगी भाई अब जॉब है तो आ जाओ, जॉब ले लो, तो लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले इट वाज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अब उसको नहीं किया गया, वो सप्लाई ड्रिवन में आ चुका है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बातें चल रही हैं, काफ़ी दिन डिस्कशंस रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक ये बातें चलती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि लगभग 2005 से स्टार्ट हुआ था, 2 डिकेड्स के बाद उसका नाम बदलना और ये सब चीज़ें करना, कहीं ना कहीं उसकी बातें चलती रहेंगी। हमने सारे के सारे फैक्चुअल डाटा, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल डाटा कल ही द हिंदू में पढ़े थे। आई होप आपको याद होंगे। उससे थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, उस वेस्ट बंगाल में भी जो मनरेगा है उसका पैसा सरकार नहीं देती थी। आप जानते हो 2022 से पैसा बंद कर रखा था।
बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम करती है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट फंड फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, दे आर नॉट यूजिंग दैट फंड फॉर द मनरेगा वर्कर्स। तो कहा गया कि भाई ये लोग अपना फायदा उठा रहे तो क्या करें, बोले एक काम करो बंद कर दो, तो उनका पैसा बंद कर दिया। अब कहा उन्होंने स्कीम ही बंद कर दो, स्कीम को भी 60-40 कर दिया, यानी कि 60% पैसा कौन देगा, सेंटर देगा, 40% स्टेट के ऊपर ही बर्डन चला जाएगा। अब स्टेट पहले से अपना पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के आने के बाद, जीएसटी एंड ऑल आने के बाद उसके बाद पैसे पहले पैसे की कमी रहती है। तो जब पहले उसके पास पैसे की कमी है तो उसको इस केस में वो क्या करेगा, कहेगा नहीं किसी को जॉब ले लो आ जाओ, तो डिमांड कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेंटर को पैसा बच जाएगा। अभी सेंटर को पैसा देना पड़ता था बिकॉज ये क्या था, डिमांड ड्रिवन था, कोई मांगने आ गया तो जॉब देनी पड़ेगी, समझ गए। तो वेस्ट बंगाल कह रहा है कि ठीक है, तुमने हमें उस समय नहीं दी थी ना पैसे, हमने खुद की स्कीम लॉन्च कर दी थी। क्या नाम था उसका, तो याद रखना, कर्मश्री प्रकल्पा। अब जो कर्मश्री है 2022 में आती है, ठीक है, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, प्योरली या कंप्लीटली इसमें जो फंडिंग है फंडेड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और वहाँ के लोगों को, रूरल लोगों को, जैसे कि मनरेगा में था, सिमिलरली 100 डेज का इसमें काम दिया जाएगा, ठीक है। वो सारी की सारी कंडीशंस लागू थी, ठीक है। ये ऐसा क्यों था वो मैंने समझा दिया, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था उन्हें भी, ठीक है। 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्राम पंचायत उसमें फाइनल अथॉरिटी होगी, जैसा कि मनरेगा में था, बिल्कुल सिमिलर था। तो ममता बनर्जी कह रही है कि अगर सरकार महात्मा गांधी के नाम को हटा रही है उस स्कीम से, देन वी विल चेंज आवर स्कीम्स नेम फ्रॉम कर्मश्री टू महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी के नाम पर हम उसे रख देंगे, ठीक है। तो दैट वाज द सिंपल वन लाइनर न्यूज, बट उसके पीछे की कहानी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स पैसिव यूथानेशिया फॉर 31-year-old. The Supreme Court on Thursday asked to meet the parents of a 31-year-old man lying in a कोमाटोज, ठीक है, कोमा कंडीशन में था लगभग 13 ईयर्स से, ठीक है। और उनके घर वाले कह रहे थे कि ठीक है, अगर ये नहीं जिंदा हो पा रहे या नहीं ठीक हो पा रहे तो डेफिनेटली इनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो एक बात बताओ, क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को मारने की परमिशन देता है? नहीं। आर्टिकल 21 आपको गारंटी देता है राइट टू वर्क, सॉरी, राइट टू लिव, यार लाइफ, जीने की आज़ादी देता है, मरने की आज़ादी थोड़ी ना देता है। तो राइट टू सुसाइड भी नहीं आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब समझना, अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो जीने की कंडीशन में है ही नहीं और वो परेशान है, ठीक है, तो क्या हमें उसके लाइफ सपोर्ट को खत्म कर देना चाहिए? दैट इज द यूथानेशिया। तो याद रखना, एक्चुअली यूथानेशिया दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथानेशिया, एक होता है पैसिव यूथानेशिया। एक्टिव यूथानेशिया का मतलब ये है कि आप किसी को मारना चाहते हो तो आपने क्या किया, उसको कोई इंजेक्शन वगैरह दे दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। पैसिव यूथानेशिया का मतलब ये होता है कि आप किसी कोई बहुत परेशान है, सफरिंग फ्रॉम द पेन, है ना, समवन इज सफरिंग फ्रॉम द पेन, तो हमने उसके पेन का रिलीव कर दिया आपने। जब पेन को रिलीव कर दिया तो आपने क्या किया, उसके लाइफ सपोर्ट को हटा दिया। कोई वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर हटा दो, कोई किसी दूसरे उस पर चल रहा है, उसका वो सपोर्ट हटा दो, उसकी डेथ हो जाएगी। दैट इज पैसिव यूथानेशिया। तो इन इंडिया ओनली पैसिव यूथानेशिया इज अलाउड, ठीक है। तो क्या कह रहा है न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट ने 31-year-old उस आदमी के लिए पैसिव यूथानेशिया को क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, समझ गए। पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था अरुणा शानबाग, है ना। अरुणा शानबाग जो थी, ये बेसिकली मुंबई के एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। शी वाज working as a nurse in King Edward Memorial Hospital at Mumbai, है ना। She was raped in 1973. She went in coma for almost 42 years. लगभग वो कोमा में रहती हैं, और जब कोमा में रहती हैं तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। दे रिक्वेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई इसे मार दो, हम भी परेशान, ये भी परेशान, बट हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, मैं किस पे चलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है 41 में, राइट टू लाइफ, राइट टू सुसाइड, राइट टू डेथ तो है ही नहीं। तो कहा गया कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, जब डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि इस देखो, जब कोई आदमी है को पता है कि उसको ऐसी डिजीज हो चुकी है, को नहीं जी पाएगा, तो उस केस में उसके पेन को रिलीव कर देना चाहिए, ऐसा कुछ लो होना चाहिए डेफिनेटली, है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 2011 में कहा कि ठीक है, हम पैसिव यूथानेशिया अलाउ कर देते हैं ऐसे लोगों को। और पैसिव यूथानेशिया का मतलब क्या, उसके लाइफ सपोर्ट को हटा दो। अब इससे पहले ये स्कीम लागू होती, ये रूल लागू होता, उससे पहले 2015 में उसकी क्या हो जाती है, नमोनिया से डेथ हो जाती है,
ठीक है। तो सिमिलरली अब ये 31 ईयर ओल्ड एक पर्सन है जो काफ़ी टाइम से कोमा में है 13 ईयर से, तो उनके घर वालों की अपील पर उसको पैसिव यूथनेशिया देने की बातें कही जा रही हैं। दैट इज़ द अच्छा याद रखना, सभी को डिग्निटी से जीने का भी राइट है, डिग्निटी से मरने का भी राइट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, टू डिप्राइव इंडिविजुअल ऑफ डिग्निटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ इज टू डिप्राइव द इंडिविजुअल ऑफ ए मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। ठीक है, लाइफ राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। एक्टिव यूथनेशिया अभी हमने डिस्कस किया, व्हेन द मेडिकल प्रोफेशनल्स और अनदर पर्सन, ठीक है, डू समथिंग दैट कॉज पेशेंट टू डाई, यानी कि फिर तो लीथल इंजेक्शन दे दिया, फिर तो मर्डर ही हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया इज द एक्ट ऑफ विदहोल्डिंग और विदड्रॉइंग मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज विदहोल्डिंग और विदड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट विद द इंटेंशन ऑफ अलाउइंग अ पर्सन टू डाई। बट याद रखना ये नहीं है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से कर देता है, विद द कंसल्ट करता है किससे, फैमिली से, फैमिली मेंबर से। ठीक है, सबकी रजामंदी के बाद ही उन्हें ये सब किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर्स की टीम होती है, वो उसको बेसिकली वो करती है, रिकमेंड करती है। ठीक है, उसके बाद ही ये सब होता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। केस कौन सा था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये भी याद रखना। ठीक है, उसमें कहा गया था पर्सनस राइट टू डाई विद डिग्निटी इज दैट ए टर्मिनली इल पर्सन कैन ऑप्ट फॉर पैसिव यूथनेशिया एंड एग्जीक्यूट ए लिविंग विल टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, आपने महाभारत देखी होगी ना, उसमें जो भीष्म पितामह होते हैं उनके पास भी सेम ऑप्शन था कि जब उनकी इच्छा करेगी जब वो मर जाएंगे, बट यहाँ पर उसको नहीं पता जिसको मारना है, बट ही और सी इज सफरिंग और परिवार वाले चाहते हैं उनको मार दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एडहॉक जजेस सीजीआई। देखो सीजीआई जी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आप जानते होंगे है ना, हमने अच्छे से पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट समझना, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, 124 टू आर्टिकल 147। एंड वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड, तो याद रखना आर्टिकल 130 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर रहेगी, दिल्ली में रहेगी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज चलेगी, आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ओनली इंग्लिश इज अलाउड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये बात आप जानते हो। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 1 + 33, दैट मीन्स 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 33 आर द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि देखो एडहॉक जज, देखो एडहॉक जज क्या होता है कि जब भी कभी जजेस रिटायर हो जाते हैं और जजेस के रिटायर होने के बाद उन जजेस को कहा जाता है कि यार आप रिटायर है, यू आर फ्री, आइए हमारे पास केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, प्लीज़ हेल्प अस टू सॉल्व द केसेस। तो जो जजेस होते हैं, जो रिटायर्ड जजेस होती हैं, वो दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं जुडिशरी को, उनको सारे पर्क्स, सारे फैसिलिटीज, सैलरीज, अलाउंसेज सब कुछ मिलता है, स्टेटस मिलता है एज ए जज। लेकिन वो कहे क्या जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एड होक जजेस। क्या कहे जाते हैं, एड होक जजेस, यानी कि टेम्परेरी जजेस अपॉइंटेड टू ए कोर्ट टिपिकली टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स सच एज फिड्यूसिंग केस, बैकलॉग्स। ठीक है, उन सब के लिए उनको बनाया जाता है। आर्टिकल 224A of the Indian Constitution allows the Chief Justice of India of High Court with the President's approval to appoint retired High Court judges to serve temporarily। तो 224 जो है ये किसके लिए, ध्यान रखना, ये है आपके कौन से जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए पूछे तो आर्टिकल 127 यही बात कहता है। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, तो रिटायर्ड जजेस से कहा गया कि भाई आ जाओ, एडहॉक जज बन जाओ, है ना। तो वो बनने को तैयार नहीं है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने जूनियर के साथ थोड़ी ना काम करेंगे, क्योंकि दे आर सीनियर इन पोस्ट, है ना, और दे आर रिटायर्ड पीपल। अब वो दोबारा से आएंगे तो दोबारा से काम किसके साथ करेंगे, जूनियर्स के साथ, जो कभी उनके ज़माने में लॉयर रहे होंगे, जो भी रहा होगा, वो जज रहे होंगे, जो भी कंडीशन रही होंगी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया, हमें तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो बस ये वाली न्यूज़ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है एडहॉक जज, कैसे काम करता है, कैसे हाई कोर्ट का काम करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द प्रोसीजर इज आउटलाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1998 क्रिएटेड आफ्टर द कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए पहले से था, हाई कोर्ट के जजेस के लिए 224 के में जोड़ दिया गया। ठीक है, और उसको कब जोड़ा गया, 1998 में जोड़ा जाता है। The MOP states that after the retired judge has
consented to the appointment, the Chief Justice must forward her name या his or her name and details on the duration of the appointment to the state chief minister. फिर बात चीफ मिनिस्टर के पास जाएगी, देन चीफ मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा यूनियन लॉ मिनिस्टर को, देन यूनियन लॉ मिनिस्टर डिस्कस करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको रिकमेंड करेगा ऑफ किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, देन वो क्या बन जाएगा, एडवोक जज बन जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, कई बार ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चंस फैक्चुअल में आ जाते हैं, ठीक है। The high courts across the country are burdened by the mounting arrears, particularly in the criminal case. Data कह रहा है National Judicial Data Grid shows that 18,98,833 criminal cases are pending in 25 high courts, यानी कि 25 हाई कोर्ट है भारत में, ध्यान रखना। उन 25 हाई कोर्ट में लगभग 19 लाख केस पेंडिंग चल रहे हैं, लगभग, ठीक है। और वो क्रिमिनल केस की बात कर रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। Of these, 68.27% cases have been pending for over a year against a sanction strength of 1122 judges. There are 298 vacancies in the High Courts as of the December 15. तो हाई कोर्ट में जजों की वैकेंसी भी कितनी है, 298 वैकेंसीज स्टिल पेंडिंग, तो इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। By the backlog of the Supreme Court in judgment in January activated Article 224 का A of the Constitution, जिसके थ्रू वो चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, वो अपॉइंट करता है, बट वो दे आर नॉट रेडी टू बी अपॉइंटेड, बस उसी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीनियर है और वो नहीं चाहते कि जूनियर के साथ काम किया जाए, सिंपल है, ठीक है। राज्यसभा पासेस बिल टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स इन न्यूक्लियर सेक्टर, ये अब कल भी हमने डिस्कस किया था, शांति बिल। आई होप आपको याद होगा कि जो आपका जो न्यूक्लियर बिल है, जो हमारा CLNDA था, जो कल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज पास्ड इन 2010, जिसके अंदर 1500 करोड़ से लेकर 2100 करोड़ तक की पेनल्टी थी अगर कोई दूसरी कंपनी, दूसरे कंट्री से कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है, देन अगर कुछ भी रॉन्ग होता है, जैसे भोपाल गैस टू SDI केसेज होते हैं, देन दैट कंपनी विल बी, क्या हो जाएगा उसमें, फाइन, उसको फाइन देना पड़ेगा। तो इस केस में आ नहीं रहे थे, तो अभी हमारी सरकार ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। तो कल हमने ऑलरेडी इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज राज्यसभा ने इस बिल को क्या कर दिया है, प्राइवेट फर्म को न्यूक्लियर सेक्टर में आने के लिए अलाउ कर दिया। तो ये न्यूज़ दोबारा से आ गई है। ऑलरेडी हम शांति बिल क्या है, उससे पहले है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या था, पहली बार BARC बना होता है 1954 में, पहली बार 1948 में एटॉमिक पावर एक्ट आया था, देन इट वाज चेंज्ड बाय द 1962, देन अगेन 2010, और अगेन इन दोनों को कैंसिल करके शांति बिल आ चुका है। तो देखते हैं क्या है शांति बिल, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है NCST टू इन्वेस्टिगेट मर्डर ऑफ ए ट्राइबल बॉय ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस, क्या है देखते हैं। The National Commission of Scheduled Tribes on Thursday announced that it would investigate the alleged murder of a minor tribal student by 3 of his hostel mates at the Kalinga Institute of Social Science, which claims to provide education to nearly 30,000 tribal students on the भुवनेश्वर कैंपस। तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, कैंपस में ST के किसी बच्चे को 3 हॉस्टल के बच्चों ने मार दिया, एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए अब कौन आ रहा है, NCST। तो क्या होता है NCST, तो चलिए देखते हैं। एक होता है देखो SC, एक होता है ST, एक होता है OBC, और एक होता है आपका EWS। आजकल SC जो होता है उसको रिजर्वेशन कितना मिला होता है, ऑलमोस्ट 15%। ST को कितना रिजर्वेशन है, तो 7.5%, ठीक है। अगर OBC को पूछे तो ऑलमोस्ट 27%। और अगर आपसे पूछता है EWS को, तो EWS को आई होप आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन ग्रांटेड है। कंडीशंस होती हैं उसके, आर्थिक या इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है। इनके लिए आर्टिकल्स भी हैं। तो SC का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 341 बिलोंग्स टू द SC। ST का कौन सा है, तो आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड आर्टिकल 340 बिलोंग्स टू द OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इनके लिए नेशनल कमीशंस भी बने हुए हैं, तो याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर SC, इट बिलोंग्स टू आर्टिकल 338, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर ST, इट वाज aligned with the article 338 का पार्ट A। देन अगेन आ जाता है आपका नेशनल कमीशन फॉर OBC अदर बैकवर्ड क्लास, और ये अलाइन करता है 338 के B के साथ, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर ST है वो कह रहा है कि हम इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, वी विल इन्वेस्टिगेट द मर्डर ऑफ दैट बॉय। बस इतनी सी न्यूज़ है, और न्यूज़ में NCST और ये सब आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या कह रहे हैं।
एनसीएसटी कंप्राइज चेयरपर्सन, अच्छा कंप्राइज ये चेयरपर्सन कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, ठीक है, 3 मेंबर्स होते हैं, जो टर्म होता है वो 3 ईयर का होता है, फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखने हैं ये बातें, ठीक है। ए मेंबर कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना। अंडर आर्टिकल 338 का ए, ठीक है, वही अभी हमने डिस्कस किया, एनसीएसटी माइनॉरिटीज मॉनिटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एसटीज, ठीक है, एसटीज के लिए काम कर रहे हैं, addresses tribal rights issues, advice on social economical डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑन ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा। 338 के 9 के में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट द एनसीएसटी ऑन द ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द एसटीज। और कौन है जो फाइनल अथॉरिटी किसी को भी एससी एसटी या ओबीसी ये सब डिक्लाइन करता है, तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी क्या है, एक ट्राइबल वुमेन है, कौन से ट्राइब से, संथाल ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया साइंस ट्रेड पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स। देखो बहुत अच्छी न्यूज़ है, समझना। फ्रंट पेज पे आपने देखी होगी, यूएसए वाज प्लेइंग विद अस विद टैरिफ वॉर खेल रहा था, बार बार है ना, धमकी दे देता था, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है लगा दो। बट साथ के साथ इंडिया वाज प्रिपेयरिंग विथ अदर कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल यूके। हमने यूके से कहा भाई ठीक है हम आपसे फ्री एग्रीमेंट कर लेते हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उनके साथ, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% जो ट्रेड होगा, मटेरियल्स होंगे, उनके ऊपर 0% टैक्स हम लेंगे, कुछ कुछ पर ले लेंगे। तो वैसे अगर देखें तो 50+ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है। अब ट्रम्प साहब हमें धमका रहे थे कि अमेरिका में कुछ बेचोगे तो हम तुमसे टैरिफ लेंगे, हमने कहा ठीक है हम अमेरिका में नहीं बेचेंगे, हम दूसरा मार्केट प्लेयर ढूंढ लेंगे। नाउ दिस टाइम इंडिया को कौन मिला, ओमान। मोदी जी कहाँ गए हुए हैं, ओमान गए हुए हैं, आप जानते हैं ओमान इथियोपिया घूमने गए हुए हैं, 3 देशों की विजिट पर हैं, यात्रा पर हैं वो। तो वहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर और ये सब तो मिले ही हैं, है ना। बट हमने उनसे डील भी की है, और ट्रेड डील की हमने, और हमारे उनसे बहुत पुराने रिलेशन, आज के नहीं है, 4-5 हज़ार साल पुराने रिलेशन हमारे उनके साथ, अगर एंशियंट टेक्स्ट में भी अगर आप जाकर पढ़ोगे तो, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तरीका अपनाया, हमने मोस्टली चीज़ों के ऊपर क्या कर लिया, ट्रेड एग्रीमेंट 0% कर लिया। इससे होगा क्या, भारत का प्रोडक्ट उस देश में जाएगा, सस्ता मिलेगा, दे विल डिमांड मोर, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। अल्टीमेटली हम यही तो चाहते हैं, और अमेरिका यही नहीं चाहता है, बट हम अपने तरीके से चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात, तो दैट इज़ द मेन थीम। तो हम वहाँ गए, क्या किया मोदी जी ने, चलिए पढ़ते हैं क्या करके आए वहाँ पे। India, on the other hand, has offered liberalized tariff on 77 point, डाटा जरूर याद रखना, 0.79% of its total tariff lines, covering 94.81% of what India imports from the Oman. Apart from tariff removal on merchandise exports, the deal also includes several concessions that are expected to benefit India's service sector, including in terms of the mobility of workers. द डील वॉज साइन इन मस्कट, ठीक है, उसकी कैपिटल है, ध्यान रखना, बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वहाँ पर गए हुए हैं। और ओमान के मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना क्वाइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ, ठीक है। और मोदी जी वहाँ पर रहे, और वहाँ के जो सुल्तान हातिम बिन तालिक वो भी वहाँ पर प्रेजेंट रहे, तो इनके नाम एटलीस्ट याद रखना। क्या किया हमने, इंडिया एक्सपोर्टेड $4.06 बिलियन वर्थ ऑफ merchandise to Oman in 2024-2025 which made up 9.93% of India's total export। यानी कि हमने जो $4 बिलियन को वहाँ पर प्रोडक्ट भेजा है, वो हमारे एक्सपोर्ट का टोटल सिर्फ 0.93% है, 1% भी नहीं है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और लगभग 6.5 मिलियन वर्थ का सामान भी हम वहाँ पर बेचना चाहते हैं, बस इतना सा हमारा प्लान है। Oman was the first Gulf country to establish diplomatic relations with India, 1955 फैक्ट याद रखना। Strategic partnership established in 2018 during the PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू ओमान, ये फैक्ट याद रखना। हमारे और उनके बीच में एक एग्रीमेंट है जिसे हम दक्कन पोर्ट एक्सेस एग्रीमेंट कहते हैं, 2018। इंडियन नेवी गेट्स एक्सेस टू द दक्कन पोर्ट फॉर लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस, एनहांस इंडिया स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। तो ये हमारा उसके साथ है, जैसे हमारा चाहबार पोर्ट हमने ईरान से ले रखा ना, एक्सेस पा रखा 10 साल के लिए, सिमिलरली हमने एक्सेस पा लिया
ओमान से। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में, ठीक है, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। हमारी उसके साथ एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है नसीम अल बाहर। क्या नाम है? नसीम अल बाहर, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। हमारे ट्रेड मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, वहाँ से क्या आते हैं? क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आती है और फर्टिलाइजर्स भी आते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है ए बोल्ड स्टेप अमिड एन एम्बिशियस न्यूक्लियर टारगेट। देखो ये क्या है? ये वही न्यूज़ है, कौन सी? शांति बिल। कुछ नहीं है, शांति बिल को इन्होंने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखा है। अब शांति बिल में किया क्या गया कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है ना, उस न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन कर दिया है, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया है। ठीक है, जो भी प्राइवेट प्लेयर है, बड़े बड़े फर्म्स है। अब ऐसा करने से होगा क्या? देखो, आज के टाइम पर हम ग्लोबल वार्मिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। आप जानते हो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप पेरिस एग्रीमेंट भी पढ़े हो पहले, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी जो सीओपी या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 30 चल रही है, कहाँ पर? बेलेम, ब्राज़ील के अंदर। वो भी किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ टू सेव अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, और ये सब है ना, कि कैसे ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से बचाया जाए, कैसे पूरी की पूरी पृथ्वी को, पूरे के पूरे ह्यूमन है ना, ह्यूमैनिटी को ही कैसे बचाया जाए, ह्यूमन रेस को कैसे बचाया जाए, सॉरी है ना, ह्यूमैनिटी तो कहाँ रही है आजकल, ठीक है, कैसे बचाया जाए उसे। तो इनके ऊपर काम कर रही है ना। तो हुआ क्या? अगर इसको बचाना है तो एक ही सॉल्यूशन हम बार बार डिस्कस करते हैं, दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दैट कम्स फ्रॉम सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ठीक है। और उसी में एक आता है न्यूक्लियर पावर, क्योंकि जब आप इनका यूज करते हो तो पॉल्यूशन जीरो होता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पॉल्यूशन जीरो होगा, ग्रीन हाउस गैसेज कम निकलेंगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट ट्रैप नहीं होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनेगा, ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लेशियर्स सेम रहेंगे, ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन करते रहे सिमिलर रेट से तो पूरी की पूरी अर्थ पानी में समा जाएगी, एवरीथिंग विल बी गॉन। तो उसे बचाने के लिए वी आर डूइंग दीज थिंग्स, है ना, ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे समझना एक ट्विस्ट है कि अगर हम समझना आज के टाइम पर अगर देखें तो हम सिर्फ 8.8 गीगावाट ही किससे बनाते हैं? न्यूक्लियर पावर से बनाते हैं। एंड 2047 जो कि हमारा विकसित भारत का सपना है, जो विकास है वो खो गया है, वो भारत को मिलेगा तो 2047 में, ऐसा कहा जाता है। तो वो जब हमें मिलेगा तो उस समय हम 100 गीगावाट चाहते हैं, किससे आए? न्यूक्लियर पावर से आए। बट कैसे पॉसिबल होगा? तो फॉर दैट आपको क्या करना होगा? प्राइवेटाइजेशन। तो न्यूक्लियर पावर को प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कर दी गई। बस इतनी सी न्यूज़ है। तो उसने दूसरे एंगल से इसको डिस्कस किया है। कल हमने उसको किसी और एंगल से पढ़ने की कोशिश की थी, कल हम एक बिल के रूप में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सब वही कह रहा है कि विकसित भारत बनेगा, 100 गीगावाट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा टारगेट जो है 100 गीगावाट का वो इसी से पूरा हो सकता है। उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखना होता है, हमें कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन भी देखना होता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आज भी अगर देखोगे कि मैक्सिमम जो पावर है मैक्सिमम कोयले से आती है ना। अब कोयला कितना ही जलाओगे, कहीं ना कहीं कोयले से पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो उसे रोकने के लिए न्यूक्लियर, लेकिन न्यूक्लियर में सरकारी है, गवर्नमेंट था। अब गवर्नमेंट इतना रिस्क नहीं लेती है क्योंकि अगर लॉस होता है तो डेफिनेटली हु विल पे? तो फॉरेन कंट्रीज़ को कहा जाता था। फॉरेन कंट्रीज़, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड कल हमने पढ़ा था, तो उसके बाद वो भी आने बंद हो गए, फॉरेन प्लेयर्स भी। तो कहा गया ठीक है, इस बार फॉरेन प्लस इंडियन दोनों प्लेयर्स को ओपन कर देते हैं। तो होगा क्या? सभी लोग आएंगे और वो प्राइवेटली लगा सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था? गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगा रहे थे। तो क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्शन है ग्रीन, बेसिकली इसका न्यूक्लियर पावर का, वो बढ़ेगा कहीं ना कहीं, एंड दैट विल हेल्प इंडिया टू अचीव 2047, दैट इज विकसित भारत, ठीक है। इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर गलती से कोई अगर लीक हो जाता है तो डेफिनेटली उसका नुकसान बहुत होता है। इसीलिए हमने CLND एक्ट भी कल डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ए रूरल लाइफलाइन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, जैसे नरेगा वाला खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर बिल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी डिस्कशंस होंगे, देखते हैं क्या कहना रहता है सरकार का, है ना। जस्ट बिल है, एक्ट बनेंगे जब देखेंगे। कटिंग ऑफ ए रूरल लाइफलाइन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो क्या होते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा देन इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी,
ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। दीज आर टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इनको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से इनको कॉपी कर रखा है, ठीक है। और जो आर्टिकल बेसिकली इसके अंदर बात करने की कोशिश कर रहा है किसकी, मगनरेगा, ठीक है, जिसका नाम बदल दिया जाए गया अभी, और उसी के ऊपर पूरे आर्टिकल्स चल रहे हैं। तो ये जो मगनरेगा है इसमें बेसिकली किस बात का की गारंटी दी जा रही थी, तो जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी इसमें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बट अब इसको, पहले ये क्या था, डिमांड ड्रिवन था कि आप मांगो जाकर सरपंच से काम, वो देगा तुम्हें काम, काम नहीं देगा पैसे देगा। और हम इसमें मोर देन 50% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन रख रहे थे ताकि जो रूरल वुमेन है उनको भी रोजगार मिले, उनकी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी कम हो, क्योंकि वो अर्न करने लग जाएंगी, पैसा कमाने लग जाएंगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। बट नाउ डायरेक्टली आपने क्या कर दिया है कि अब सरकार की इच्छा है कि वो पैसा जॉब दें तो दें, ना तो ना दें। स्पेशली इन द क्रॉप सीजन, क्रॉप कटिंग के सीजन में जब आएगा ना, हार्वेस्टिंग का जब सीजन आता है, तो कह देंगे भाई हमारे पास तो काम ही नहीं है, बंद कर देंगे। तो जस्ट टू सेव मनी उन्होंने क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने अभी पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम महात्मा गांधी के नाम पर ये स्कीम रख देंगे। तो हो सकता है धीरे धीरे स्टेट इसे चला ले, पर कौन से स्टेट चलाएंगे जो डिफरेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंटर की गवर्नमेंट जहां पर, वो तो चलाएंगे नहीं क्योंकि वो तो सेम गवर्नमेंट है। तो जो अलग गवर्नमेंट है वो जरूर चला सकती है, समझ गए, ये उसमें प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। डीपीएसपी आर्टिकल 37 क्या कहता है, तो 37 एक बात कहता है, दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए ये हर स्टेट करे तो करे, ना करे तो ना करे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वेस्ट बंगाल ही क्यों पड़ा है पीछे, वो बाकी क्यों नहीं करते हैं। बिकॉज बिकॉज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप फोर्स नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी है। स्टेट जब पॉलिसी बनाएगा तो ध्यान में रखेगा, रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे। जैसे यहीं पर आर्टिकल्स 47 का कई बार डिस्कशन होता है, ठीक है। 47 क्या कहता है कि हमें उन प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है ना, जैसे शराब है ना, तंबाकू, ये सब नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए। बट सरकार नहीं करती है। सिर्फ गुजरात एंड बिहार में ही दारू अल्कोहल वगैरह बैन है, बाकी जगह तो नहीं है। क्यों? बिकॉज डीपीएसपी का पार्ट है, समझ गए। बट हाँ, यहाँ पर फिर आर्टिकल 41 की हम बातें करते हैं, तो 41 तो ये कहता है राइट टू वर्क, आप काम दो। तो काम दो ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की। बट दे ना दे जरूरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 41 में राइट टू वर्क लिखा है तो मनरेगा देना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वेस्ट बंगाल ने जैसे स्कीम लगा रखी है ऐसे राजस्थान भी दे, जरूरी नहीं है। बिकॉज दीज आर नॉट फोर्सेबल, ये ध्यान रखना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वाली चीजें तुम्हें मिली होती है, वोलेशन होता है, नहीं मिलती है, यू कैन गो टू डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। बट इन केस ऑफ डीपीएसपी दीज आर नॉट गारंटीड, ये स्टेट की मर्जी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा आगे, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।